आप जरा कल्पना कीजिए कि गहरी आधी रात का सन्नाटा है। दिन भर की कड़ी मेहनत और हड्डियां तोड़ देने वाली थकान के बाद आप अकेले फुटपाथ पर लेटे हुए हैं। सड़क के ठंडे, गंदे और खुरदरे पत्थर आपके शरीर को छू रहे हैं और आपकी सांसें धीरे धीरे नींद की गिरफ्त में जाती हुई महसूस हो रही है। तभी अचानक आपके कानों में एक अजीब सी आवाज गूंजती है, खिच 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 खिच, जैसे कोई बेहद भारी लोहे का सामान किसी खुरदरी कंक्रीट की सतह पर घसीटता हुआ धीरे धीरे आपकी ही दिशा में बढ़ रहा हो। एक पल के लिए आपको लगता है कि यह शायद कोई डरावना सपना है। आप खुद को तसल्ली देते हैं कि अभी आंख खुल जाएगी और यह सब खत्म हो जाएगा, क्योंकि इतनी खौफनाक आवाज हकीकत में कैसे हो सकती है। लेकिन वह आवाज रुकती नहीं है, उल्टा हर सेकेंड वह आपके नजदीक आती चली जाती है। आपकी रीढ़ में एक सर्द लहर दौड़ जाती है, जैसे किसी ने बर्फीली सांस आकर आपके कानों में छोड़ दी हो। फिर आपको ऐसा महसूस होता है मानो कोई धीमी, भारी और डरावनी आवाज आपका नाम लेकर पुकार रही हो। आप घबराकर झटके से अपनी आंखें खोल देते हैं और उसी पल आपकी आंखों के ठीक सामने एक साया खड़ा होता है। एक नग्न शरीर जिस पर पसीने की परत और पुराने सूखे हुए खून के सरांध साफ झलक रही होती है। उसकी आंखों में अजीब सा मरघट जैसा सन्नाटा है। न कोई भावना, न कोई डर, न कोई पछतावा। वह कुछ भी नहीं कहता, बस अपनी गर्दन को बहुत धीरे धीरे एक तरफ झुका देता है। और इससे पहले कि आप चीख पाते या कुछ समझ पाते, वह पूरी ताकत से लोहे की राड आपकी खोपड़ी पर मारता है। एक झटके में आपकी चेतना टूट जाती है और आपकी पूरी दुनिया हमेशा हमेशा के लिए अंधेरे में डूब जाती है। रमन राघव ठीक यही किया करता था। रमन राघव कोई आम इंसान नहीं था। वह मुंबई की गलियों से निकला एक ऐसा साया था जिसे लोग साक्षात शैतान कहने लगे थे। एक ऐसा दरिंदा जिसने पूरे महानगर की रातों को कब्रिस्तान में तब्दील कर दिया था। दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं हरि सिंह आप तमाम दोस्तों का स्वागत करता हूं अपने चैनल क्राइम रिकॉर्ड में। दोस्तों हमें इस वीडियो को बनाने का मकसद किसी जाति, धर्म या समुदाय को ठेस पहुंचाना या उन्हें नीचा दिखाना नहीं है, बल्कि समाज के सभी वर्ग के लोगों को जागरूक और सतर्क करना है, ताकि उनके साथ कभी ऐसा घटना भविष्य में ना घटित हो। दोस्तों इस पवित्र कार्य के लिए कृपया सबसे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, ताकि मेरा हौसला बुलंद रहे और मैं ऐसी ही सच्ची घटना पे आधारित वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आता रहूं और आप लोगों को जागरूक करता रहूं। दोस्तों मुंबई की वे रातें आज भी उन बुजुर्गों की यादों में जिंदा है, जो उस दौर में वीले पार्ले या माटुंगा की संकरी गलियों से गुजरते थे। उस समय मुंबई में आज जैसी तेज और चमकदार रोशनी नहीं हुआ करती थी। स्ट्रीट लाइट पीली और मध्यम रोशनी देती थी, जो हर परछाई को लंबा, गहरा और कहीं ज्यादा डरावना बना देती थी। और रमन राघव इसी धुंधले उजाले और अंधेरे के मेल का फायदा उठाया करता था। वह कोई ऐसा अपराधी नहीं था जो पैसों या कीमती सामान के लिए हत्या करता हो। उसे ना आपके बटुए से और ना ही आपके घड़ी से, आपकी किसी भी धन दौलत से उसे कोई मतलब नहीं था। उसके लिए लालच का अर्थ कुछ और ही था। उसे बस उस पल से लगाव था जब किसी इंसान की जिंदगी अचानक टूट जाती थी। वह क्षण, वह आवाज, वही एहसास उसे भीतर तक झकझोर देता था और उसी में उसे एक अजीब सा रोमांच महसूस होता था। उस दौर की मुंबई के लिए वह एक ऐसा काला सच बन चुका था जिसे पुलिस भी अपनी फाइलों में एक अनसुलझे अभिशाप की तरह दर्ज करने लगी थी।
रमन राघव की दरिंदगी की जड़ें दरअसल तमिलनाडु के एक छोटे से गुमनाम गांव में छिपी थी, जहां साल 1929 में एक बच्चे ने जन्म लिया था, लेकिन वह बच्चा कभी प्यार की गोद में नहीं पला। उसके हिस्से में बचपन के नाम पर सिर्फ नफरत, तिरस्कार और मारपीट आई। रमन का पिता एक हिंसक शराबी था जो अक्सर उसे बेरहमी से पीटता था। कई कई घंटों तक वह बच्चा अकेला घर में छोड़ दिया जाता था। इसी अकेलेपन में धीरे धीरे उसके मन के भीतर इंसानों के लिए बची खुची संवेदनाएं भी खत्म होती चली गई। वह मरे हुए जानवरों के अंगों के साथ अजीब हरकतें करता, उनसे खेलता और कई बार घर की दीवारों से बातें करता, ऐसी बातें जो किसी और को सुनाई नहीं देती थी। कह सकते कि उसी दौर में उसके भीतर का मासूम बच्चा मर चुका था। उसकी जगह एक ऐसा अंधेरा जन्म ले चुका था जिसे सिर्फ हिंसा की गंध में ही जीवन का एहसास होता था। जैसे जैसे वो बच्चा बड़ा हुआ, उसका यह दबा हुआ गुस्सा और विकृत सोच एक खतरनाक मानसिक बीमारी पैरानॉइड सिजोफ्रेनिया का रूप लेने लगी। घर की महिलाओं के साथ उसका व्यवहार इतना भयावह हो गया कि वह अपने ही लोगों से कटता चला गया। धीरे धीरे वह अपने गांव से भी अलग हो गया। जब वह मुंबई पहुंचा तो यहाँ की भीड़, गंदगी, शरण और गरीबी ने उसके पहले से बीमार दिमाग को और ज्यादा उलझा दिया। उसके मन के भीतर एक अलग ही दुनिया बन चुकी थी, एक ऐसा भ्रमित संसार जहां वह खुद को किसी सर्वशक्तिमान ताकत का प्रतिनिधि समझने लगा था। उसकी नजर में हर इंसान सिर्फ एक बेजान देह था जिसे खत्म करना उसका कर्तव्य है। वह अक्सर फुटपाथों पर सोते हुए लोगों को देखता जो थकान के बाद चैन की नींद में सो रहे होते थे, और उसके मन में बार बार यही सवाल उठता था कि ये लोग इतने निश्चिंत कैसे हो सकते। उस शांति को तोड़ देना, उन सोए हुए चेहरों को बिगाड़ देना, यही विचार उसके दिमाग में घूमता रहता था। साल 1965 से लेकर 1968 के बीच मुंबई की सड़कों पर ऐसा खौफ तारी हो गया था कि लोग उन दिनों उजाले में भी अपनी परछाइयों से डरने लगे थे। शहर सांस ले रहा था, लेकिन डर के साथ। वडाला और सायन जैसे इलाकों में हर सुबह एक नया डर इंतजार करता था। सड़क किनारे ऐसी लाशें मिलती जिनका सिर लोहे की रड से इस कदर कुचला गया होता कि चेहरा पहचानना नामुमकिन हो जाता। खून की भारी और लोहे जैसी गंध धीरे धीरे मुंबई के हर पुलिस थाने तक पहुंच चुकी थी। जब उस समय के डिप्टी कमिश्नर रमाकांत कुलकर्णी ने इस मामले की कमान संभाली तो पूरा शहर एक खुली जेल जैसा महसूस होने लगा। पुलिस ने लगभग 2000 संदिग्धों की एक लंबी सूची तैयार की। ये मुंबई पुलिस के इतिहास की सबसे बड़ी और सबसे चौंकाने वाली जांचों में से एक थी। हर उस शख्स को पकड़ा गया जो मानसिक रूप से अस्थिर लगता था या सड़कों पर भटकता नजर आता था। पुलिस ने एक विशेष टीम बनाई जिसका काम सिर्फ रात में फुटपाथों पर सोना था। सादे कपड़ों में पुलिसकर्मी पत्थरों पर लेटते, आंखों में नींद दबाए मौत के इंतजार में रहते ताकि कातिल हमला करे और वो उसे सड़क पर ही पकड़ ले। लेकिन रमन एक चालाक शिकारी की तरह सोचता था। उसे फर्क पता था कि कौन सच में सो रहा है और कौन सिर्फ दिखावा कर रहा है। वो उन्हीं पुलिस वालों के ठीक पास बैठकर बीड़ी पीता रहता जो उसे पूरे शहर में ढूंढ रहे थे। उसकी गंदी हालत और बिखरा हुआ हुलिया उसकी सबसे बड़ी ढाल बन गया था, क्योंकि कोई सोच भी नहीं सकता था कि इतना बदहाल दिखने वाला भिखारी मुंबई का सबसे खौफनाक सीरियल किलर कैसे हो सकता है। पुलिस रिकॉर्ड बताते हैं कि रमन कई बार उन्हीं चौकियों के बाहर आराम करता पाया गया जहां उसकी गिरफ्तारी की योजनाएं बन रही थी। उसके शिकार वो लोग होते थे जो बस
एक सुकून भरी नींद की उम्मीद में फुटपाथ पर लेटते थे। एक रात एक गरीब मजदूर जो अपने परिवार को गांव पैसे भेजने के सपने देख रहे थे, चैन से सो गया। सुबह जब उसकी लाश मिली तो देखने वालों की आंखें खुली की खुली रह गई। उसका चेहरा ऐसा लग रहा था जैसे उसने अपने आखिरी पल में मौत को सामने से देखा हो। वो दृश्य इतना भयावह था कि अनुभवी पुलिसकर्मी भी खुद को संभाल नहीं पाए। कई लोग कई दिनों तक ठीक से खाना नहीं खा सके। रमन को न बूढ़ों पर तरस था और न बच्चों पर, उससे सिर्फ खून की प्यास थी। वो दबे पांव शिकार के पास पहुंचता और एक ही वार में सब कुछ खत्म कर देता। कत्ल के बाद भी वो तुरंत वहां से भागता नहीं था। वो लाश के पास बैठकर अपनी रड साफ करता, जैसे कोई कलाकार अपनी औजार को सहेज रहा हो। वो लाशों के पास बैठा रहता, उन्हें निहारता, जैसे अब भी कुछ सुनने की कोशिश कर रहा हो। कहा जाता है कि कई बार उसने वहीं बैठकर खाना भी खाया। यह सब इस बात का सबूत था कि उसके भीतर बची खुची इंसानियत पूरी तरह खत्म हो चुकी थी। वो लाशों को छूता, उनसे बातें करने की कोशिश करता, मानो वो अभी भी जीवित हो। जांच के दौरान पुलिस को कई ऐसी जगहों पर रमन के पैरों के निशान मिले जहां लाशें कई कई घंटों तक पड़ी रहती थी। इसका साफ मतलब यह था कि रमन कत्ल करने के बाद भी आसपास ही मौजूद रहता था। वो पुलिस के आने का इंतजार करता ताकि अपनी हैवानियत का असर अपनी आंखों से देख सके। गिरफ्तारी के बाद रमन राघव ने हफ्तों तक अपनी जुबान नहीं खोली। जेल के अंधेरे लॉकअप में वो फर्श पर पड़ा रहता था, हवा में अजीब अजीब ढंग से हाथ हिलाता और अदृश्य आवाजों से बात करता, जिन्हें सुन पाने की ताकत शायद सिर्फ उसी के पास थी। पुलिस ने उसे हर तरह से तोड़ने की कोशिश की, लेकिन वो पत्थर की तरह खामोश बना रहा। आखिरकार पूछताछ के दौरान जब उसे अपनी पसंद का खाना, मुर्गा और शुद्ध घी दिया गया और सामने एक आईना रखा गया, तो रमन ने आईने में खुद को देखा। वो ऐसे मुस्कुराया जैसे किसी पुराने दोस्त से मिल गया हो। वो मुस्कुराहट किसी आम इंसान की नहीं थी, उसमें एक अजीब सी शैतानी चमक रही थी, जिसे देखकर पूछताछ कर रहे अफसरों की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। आईने में खुद को देखते हुए उसने धीमी आवाज में कहा, यही मेरा असली चेहरा है, बाकी सब तो सिर्फ मांस के लोथरे हैं। वो बड़े चाव से मुर्गा खाते हुए अपनी उंगलियों पर लगे मसाले और सूखे खून के दागों को चाटता रहा। फिर अचानक उसने ऐसी डरावनी हंसी हंसी कि कमरे में मौजूद अफसरों का खून जम गया। उसने उस लोहे की रड की तरफ इशारा किया जिसे पुलिस ने बरामद किया था, और बस इतना कहा, ये रड मेरी आत्मा है। जब तक ये नहीं टूटती मैं खुद को जिंदा महसूस नहीं करता। उसने अपनी हत्याओं का ऐसा विवरण दिया जैसे कोई तीर्थयात्री की कहानी सुना रहा हो। हर कत्ल उसके लिए किसी उपलब्धि से कम नहीं था। जब रमन को पुणे की बरवदा जेल भेजा गया तो वहां के कैदियों के बीच खौफ फैल गया। यरवदा जेल के पुराने संतरी और कैदी आज भी ऐसे किस्से सुनाते हैं जिन्हें सुनकर कलेजा मुंह को आ जाता है। कैदियों ने बताया कि रात के वक्त उनकी कोठरियों के बाहर किसी के सांस लेने की आवाज सुनाई देती है, धीमी, भारी और डरावनी सांसें, जैसे कोई अपने शिकार का इंतजार कर रहा हो। जेल के कई हिस्सों में अचानक ताजे खून जैसी गंध फैल जाती, जबकि वहां वास्तव में कुछ भी नहीं होता। रमन राघव रात को भी सोता नहीं था। वो अपनी कोठरी की दीवारों पर पागलों की तरह नाखून रगड़ता रहता था, जिससे उसकी उंगलियां और दीवारें लहूलुहान हो जाती थी। वो अक्सर चिल्ला चिल्ला कर कहता था कि उसे कोठरी में अकेले होने के बावजूद भी ऐसी कई रूह दिखाई देती है जो उससे अपने कत्लों का हिसाब मांगते। जेल के सन्नाटे भरे गलियारों में
कई बार यही खिच 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 की जानी पहचानी आवाज़ सुनाई देती है, जैसे कोई अपनी भारी लोहे की रड को पत्थर के फर्श पर घसीटते हुए आ रहा हो, जबकि रमन मोटी जंजीरों और सलाखों के पीछे बंद था। उसकी मानसिक हालत ऐसी हो चुकी थी कि वो अक्सर जेल के संतरियों से कहता, आज फिर ऊपर वाले का बुलावा आया है, आज फिर किसी की मत चढ़ेंगी। यह बात जेल के भीतर धीरे धीरे मशहूर हो चुकी थी। उसे खाना खिलाने वाले कर्मचारी उसकी कोठरी के पास जाने से कतराते थे, क्योंकि उसकी आंखों में जो भयावह सुनापन और खालीपन था वही सबसे ज्यादा डरावना था। वो आंखें किसी इंसान की नहीं लगती थी, बल्कि ऐसे महसूस होती थी जैसे बहुत पहले मर चुकी किसी चेतना की परछाई हो। रमन राघव की आधिकारिक मौत 2 जुलाई साल 1991 को पुणे के ससून अस्पताल में किडनी फेलियर की वजह से हो गई। उसकी हालत बेहद खराब होने पर उसे वरियादा जेल से बाहर लाया गया था। कागजों में दर्ज एक तारीख के साथ मुंबई के अपराध इतिहास का एक काला अध्याय खत्म हो गया। लेकिन असली सवाल यही है, क्या वो वाकई में खत्म हो गया? आज भी अगर आप मुंबई की किसी पुरानी गली में देर रात अकेले चल रहे हो और पीछे से लोहे के घसीटने की वो ठंडी भारी आवाज सुनाई दे, तो मुड़कर देखने की गलती मत करना, बस तेज कदम बढ़ा लेना, क्योंकि वो डर आज भी मुंबई की उन पुरानी और कंगाल गलियों के सन्नाटे में सांस लेता है। आज भी जब अचानक हवा बहुत ठंड हो जाती है और कहीं दूर से लोहे के रगड़ने की आवाज कानों तक पहुंचती है, तो लोग अनजाने में सहम जाते हैं। रमन राघव का शरीर भले ही मिट्टी में मिल गया हो, लेकिन उसकी वो सनक, वो लोहे की रड आज भी जैसे तैयार खड़ी है। वो नग्न साया आज भी उन गलियों में भटकता महसूस होता है जहां रोशनी कभी पहुंच नहीं पाती। अगली बार जब आप बिल्कुल अकेले हो और आपको अचानक लगे कि कोई आपको देख रहा है, आपकी पीठ पर ठंडी सिरन दौड़ जाए, तो अपनी रफ्तार बढ़ा लेना, क्योंकि कुछ कहानियां सिर्फ कहानियां नहीं होती। मेरा मन कभी वही सोता था, हो सकता है आज भी मेरा मन वही आपका इंतजार कर रहा हो। वही आवाज, ढच 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 धड़ाक। दोस्तों, इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। फिर मिलूंगा एक नए अपराध की कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखना, अपने परिवार का ख्याल रखना, और मेरे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। दोस्तों, चलता हूं मैं। बहुत बहुत धन्यवाद क्योंकि आपने पूरा वीडियो देखा। जय हिंद, जय भारत।